नमस्कार दोस्तों, आज फिर जो पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ सेल्स बताया था, कोशिका के प्रकार बताए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग उससे आगे चलते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में वो आए वो आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था क्या, सेल का जो कोशिका का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने, राइट। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, उसके बाद सेल जो है एक छोटा कमरा, सेल का जो अर्थ होता है एक छोटा कमरा होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे। ठीक है, और जब आप सेल्स देखिएगा, ये जो है ना एक प्याज का जो है ना, प्याज की झिल्ली जो होता है उसके कोशिका यहाँ पे है। तो देखिए सब दिख रहा है ना आपको, कंपार्टमेंट की तरह, रूम की तरह दिख रहा है, रूम की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये केंद्रक है, माइक्रोस्कोप से देखने पे ये आपको दिखेगा। इसमें वही है। ठीक है, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद लीवेनहॉक 1674 में सबसे पहले जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। किसने? लीवेनहॉक ने। ठीक है, 1674 में। जो रॉबर्ट हुक के पास में था वो बड़ा प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। उससे एडवांस जो है ना वो इन्होंने बनाया लीवेनहॉक ने, और उसने जल में देखा स्वतंत्र, ठीक है, जीवित सेल्स को। रॉबर्ट ब्राउन सेल्स, देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो हमने देखा था। तो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल्स है, दिमाग है सेल का। ठीक है, सारा कंट्रोल जो है, नियंत्रण सेल पे किसका रहता है? वो केंद्रक का रहता है, न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद पुरकिंजे ने, ठीक है, ये पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे ने, ये 1839 में। जब आप कोशिका देखिएगा ना, तो यदि कोशिका यानी जो सेल है वो बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कोशिका, ठीक है, झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में जो कुछ भी होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म हो गया आपका। तो प्रोटोप्लाज्म जो है उसके बारे में सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया हम, ठीक है, जेई पुरकिंजे ने। और फिर हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत देखा था, स्लीडन एंड स्वान ने बताया था। ठीक है, और विर्चो ने उसको आगे बढ़ाया था। उसने क्या बोला था? उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विर्चो ने क्या बोला था? सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। उसके बाद 1940 में नॉल एंड रस्का, क्या नाम है? नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, नॉल एंड रस्का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया तो उसके बाद से सेल के जो स्टडी है, बड़ा माइन्यूट स्टडी में बहुत मदद मिला। ठीक है, तो नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। ठीक है, और जब आप देखिएगा तो हमने बोला था आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय का एग्जांपल देखिएगा, अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है। सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ये सब। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कुछ अलग अलग तरह के सेल्स हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं, आकार इनका है, शेप अलग अलग है। ठीक है, ये है मसल्स का, चिकनी पेशी कोशिका, स्मूथ मसल्स का सेल ऐसा दिखता है। अंडाणु ऐसा दिखता है, ये अस्थि कोशिका है। शुक्राणु देखिए इस तरह का दिखता है। वसा कोशिका ये है जिसमें फैट वगैरह एक्युमुलेट होता है। और तंत्रिका कोशिका जो है ये यहां से यहां तक साफ नहीं दिख रहा है, ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है,
ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, लंबा सा, सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो यही होता है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट जब आप देखिएगा कोशिका जो है ना वो कोई भी कोशिका जब आप देखिएगा सूक्ष्मदर्शी से जब देखिएगा तो तीन चीज एकदम साफ दिखेगा। एक दिखेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई भी सेल्स जब आप देखिएगा तो क्या दिखेगा, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एंड कोशिका द्रव्य, यानी ये यदि ये सेल है, ठीक है, तो बीच एक न्यूक्लियस होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली, इसमें जो है आपका द्रव्य हो गया साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस हो गया। ये तीन चीज सभी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोशिकांग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बाहर वाला लेयर, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली। तो ये सेल्स को जो है, कोशिका को बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मटेरियल का, ठीक है, द्रव्य का, किसी भी चीज का आदान प्रदान करना है तो किसके थ्रू होता है, वो कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता है। बाहरी पर्यावरण से इसको, यानी इन सब चीज को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद जब देखिएगा आप प्लाज्मा झिल्ली जो है ना सभी चीजों को सेल्स के अंदर में, कोशिका के अंदर में नहीं जाने देता है। बाहर से कुछ भी आ रहा है तो सब चीज को नहीं जाने देता है, सेलेक्टिवली ठीक है, कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को अंदर जाने से रोक देता है। तो ये सब है। तो कोशिका जो झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेनली वो सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कोशिका भित्ति, यानी जब प्लांट सेल्स जब आप देखिएगा, ठीक है, हम लोगों ने एनिमल सेल्स देखा, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो है ना आपने क्या देखा, मान लिया ये एक सेल है प्लांट सेल, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो इसके ऊपर में जब आप देखिएगा, इसके ऊपर में यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर में लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति और सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। और ठीक है, और सभी प्लांट सेल्स में जितने भी पादप कोशिकाएं हैं सभी में सेल वॉल मिलेगा। और सेल वॉल का काम क्या है, ये एक तो बाहर से तो सेपरेट करता है। अच्छा, ये सेलुलोज का बना होता है, ये याद रखिएगा, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है, का बना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी रिजिडिटी जो है, सेल्स को रिजिड रखता है। सेल जो है, मान लिया कोई प्लांट सेल जो बस्ट होने से जो बचाता है वो कौन, मान लिया बहुत सारा पानी अंदर चला गया सेल्स का, फिर भी नहीं फटता है, तो फटने से कौन रोकता है, कौन बचाता है, तो सेल वॉल। यानी बहुत सारे यूनिसेलुलर भी देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो वहां पे भी आप क्या देखिएगा, सेल्स जो है वो सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है, तो ऑस्मोटिक बस्ट जो है उससे बचाता है सेल वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये संरचनात्मक दृढ़ता, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है, सेल वॉल याद रखिएगा। जब किसी पादप तो ये आपका हो गया कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सिर्फ ये याद रखना है कि सेलुलोज का बना होता है सिर्फ पादप कोशिका में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेलुलोज का नहीं बना हुआ होगा। और इसका काम क्या है, सेल्स को जो है ना संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरी बात है, सेल्स को जो है ना ये फटने से
परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, ठीक है, तो सेल जो है ना संकुचित हो जाता है, या फिर जब पानी अंदर जाता है तो बस्ट होने का चांस रहता है, तो उससे भी ये बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल वॉल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का अंतर। तो देखिए ये छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इस रेंज में होता है, किस रेंज में, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, इस रेंज में होता है। केंद्रकीय क्षेत्र जो है इसका इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड, इसको कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाइड वाइड, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें एक ही होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। यहां जब आप देखिएगा बड़ा होगा, केंद्रीय क्षेत्र जो है सुस्पष्ट होता है और केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। हमने बताया था आपको अंतर जब बता रहे थे, क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जब देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, राइबोसोम हम लोगों ने देखा था, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये वाला। और इसके बाहर जो आप देख रहे हैं, ये लेयर जो देख रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, सेल वॉल है। और ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए आप, ये यहां पे डीएनए है। तो इस तरह से जब आप देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में भी हम लोगों ने अंतर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जब आप देखिएगा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को, और फिर कोशिका अंगक, यानी कौन कौन से अंग उसमें होते हैं, ठीक है। ये एक जंतु कोशिका है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक जंतु कोशिका का एग्जाम्पल है। और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे सारा कौन कौन सा कोशिकांग होता है, यानी एक सेल्स के पास में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जब आप ये देखिएगा, एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये बाहर में जो आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। बाहर वाला जो लेयर है एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये बना हुआ किस चीज का होता है, मेनली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मेनली बना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल जो बाहरी वातावरण है उससे ये इसको बचाता है, और जो भी सामान का आदान प्रदान करना है, यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको देखना है, प्रोटेक्शन देना है, ये सब इसका काम होता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का, ये याद रखिएगा। ये सभी में मिलेगा, ठीक है, प्लांट सेल्स में भी, एनिमल सेल्स में भी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। उसके बाद देखिएगा लाइसोजोम है यहां पे, ठीक है, ये लाइसोजोम है। लाइसोजोम का खोज दवे ने किया था, ठीक है। और लाइसोजोम्स जो है
लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम्स होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, यानी कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो पाचन करता है। तो मेनली लाइसोसोम का क्या काम है, इसमें याद रखना है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ये याद रखना है। किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो चीजों को तोड़ देता है उसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, रसायन होता है। और इसका काम क्या है, जो भी डेब्रिस है, यानी जो भी मान लिया बाहर से माइक्रोब्स गया है, जीवाणु विषाणु ये सब गया है, या कुछ सिर अंदर में बॉडी में ही कुछ ऐसा टूट फूट गया है, तो उन सब को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उसको जो है ना ये नष्ट करता है, ये लाइसोसोम उसको जो है हाइड्रोलाइज कर देता है। उसके बाद आप देखिएगा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर में क्या है, ये जो सेंटर है इसमें केंद्रक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक और न्यूक्लियस। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका किया था। और ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप ये न्यूक्लियस देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये वाला, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें देखिए बहुत सारे पोर्स हैं, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच बीच में ये मेम्ब्रेन है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली से ही जो है, केंद्रक झिल्ली में जो न्यूक्लियर पोर है उसी से सामान का, जैसे मान लिया यहाँ आरएनए बना तो वो बाहर जाएगा, बाहर का प्रोटीन है अंदर आएगा, यानी अंदर और बाहर का, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये पूरा, ये न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में सारे कोशिकांग है, ठीक है, सारे कोशिकांग क्या है, और मेम्ब्रेन को हटा दीजिए तो बाकी जितना कुछ है इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, सभी को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस और ये मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी में सारे जो भी रासायनिक क्रिया होता है वहीं पे होता है, जो भी कोशिकांग है वहां पे सस्पेंडेड रहता है, उसी में रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब देखिएगा ना, तो न्यूक्लियस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, कंट्रोलिंग टावर ऑफ द सेल, यानी जो नियंत्रण करता है कोशिका पे, जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक ही करता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग दिमाग, सेल्स का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल का दिमाग कौन होता है? तो न्यूक्लियस होता है। कोशिका का दिमाग कौन होता है? तो न्यूक्लियस होता है, ये होता है। उसके बाद आप देखिएगा इसके अंदर में डीएनए वगैरह होता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? इसके अंदर में क्रोमोसोम्स होगा, ये क्रोमोसोम्स है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम्स, तो इसमें इसके अंदर में क्रोमोसोम्स होता है। उसके बाद इसी के अंदर में देखिएगा ना एक न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, जहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये यहां पे होता है। तो आप देखिएगा यहां डीएनए है और यहां से आरएनए बन के बाहर जाता है, फिर प्रोटीन बनता है, फिर बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं जानना है, यही जानना है हमको, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद जब आप देखिएगा केंद्रक के बाद में केंद्र, ये हो गया, देखिए केंद्रकीय झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जब देखिएगा तो अंतर्द्रवी जालिका होता है। क्या होता है? अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है, तो आप देखिएगा ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, और इसके ऊपर में राइबोसोम अटैच रहता है, ठीक है, इस पे राइबोसोम अटैच होता है। तो
यहां देखिए राइबोसोम्स, ये सब राइबोसोम अटैच है। क्योंकि राइबोसोम अटैच होता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका जाल टाइप का बनाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्लाज्मा में बना रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पे राइबोसोम, इसको खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका क्यों कहते हैं, खुरदरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस पे राइबोसोम अटैच हो जाता है और इसको रफ बना देता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम है, ये जो राइबोसोम्स होता है ना, वो प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन इसको अंदर भेज देता है। तो मेन इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस इसका हो गया, उसके बाद फिर इसका काम है दूसरे जगह भेजना भी। ठीक है, और दूसरे तरफ आप देखिएगा एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, तो रफ हो गया, और ये हो गया आपका चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। और इसमें क्या देखिएगा, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए एकदम बिल्कुल स्मूथ है। तो ये लिपिड, ठीक है, इसके प्रोसेसिंग वगैरह इसी इसमें रहता है। उसके बाद जब आप देखिएगा देखिए अंतर्द्रवीय जालिका जो है, ER जो है, ये खुरदरी होता है और स्मूथ होता है। आप देखने पे दिखेगा राइबोसोम अटैच रहता है। तो RER का मेन काम क्या है, प्रोटीन को आवश्यकता, RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है, यानी परिवहन भी इसका काम है। ठीक है, ACR वसा अथवा लिपिड, ठीक है, वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम आपसे बता रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली है, वो किस चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। तो मान लिया वहां पे लिपिड प्रोटीन कौन पहुंचाएगा, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो उसमें ठीक है प्रोटीन और वसा को वहां तक पहुंचाने में, बनाने में सहायता करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जालिका यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाल की तरह है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका जो काम देखिएगा तो मेनली जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसके ऊपर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बाद वो अंदर जाता है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट परिवहन कर देता है। उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जो है, उसका काम कहता है वसा और लिपिड, इन दोनों के जो है बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर ये जहां पे रिक्वायर्ड होता है सेल, मतलब जो कोशिका है, तो उसके हर अलग अलग पार्ट को जो है ना आवश्यकता होती है प्रोटीन और लिपिड का, तो ये वहां पे जो है पहुंचाने में भी मदद करती है। ठीक है, तो और एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये जो है एक और काम करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक है, यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि लीवर का जो सेल्स होता है उसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का टॉक्सिन या जो मेडिसिन है उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, ठीक है, निराविषीकरण कौन करता है, तो ये SER, ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हम लोगों ने देखा, अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका के बाद जब आप देखिएगा तो नेक्स्ट जो है
गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सेल्स में ऐसे ऐसे देखिएगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले खोज किसने किया था? गोल्जी ने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा। अब जब आप देखिएगा कि इसका सेल्स में काम क्या है, ठीक है, एक तो स्केलेटन टाइप का तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब आप देखिएगा ना तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बनने के बाद अंदर जाता है और फिर इसी से जो है ना ये अब यहां से जो है इसमें रहता है, यहां पे नहीं दिख रहा है, तो ये प्रोटीन फिर ट्रांसपोर्ट होकर यहां आ जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कहां? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। प्रोटीन हो या वसा हो, ये सब कहां? यहां पे आता है। फिर यहां पे जो है ना उसका जो भी मॉडिफिकेशन होना है, जब प्रोटीन बनता है ना तो वो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं ताकि वो फंक्शनल हो पाए। मान लिया कोई प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, या कोई प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज के रूप में काम कर रहा है, या अलग अलग फंक्शन कर रहा है, तो जब राइबोसोम से वो बनता है तो इमीडिएटली वो फंक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देता है, उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो मॉडिफिकेशंस होने के बाद में ही वो काम कर पाता है। तो जब ये बनता है ना तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। मान लिया किसी पे कोई प्रोटीन पे जो है ना कार्बोहाइड्रेट चिपकाना है, वसा चिपकाना है, ठीक है, तो वो काम करेगा, मतलब अलग अलग तरह का काम करेगा। यानी याद रखिएगा क्या काम करता है, इसका रूपांतरण जो है प्रोटीन का हो या वसा का हो या जो भी है लिपिड है, तो यहां पे होता है। उसके बाद एक बार जब रूपांतरित हो गया तो उसके बाद भेजना है उसको, तो भेजने के पहले क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकेजिंग होता है, उसको बंद किया जाता है और फिर यहां से जैसे प्रोटीन गया, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ, फिर यहां आया, फिर यहां से जो है ना वो इस तरह से पैक होकर, इस तरह से पैक हो गया इसमें, और फिर जहां पे भी भेजना है सेल्स में, जहां पे भी उसका काम है वहां पे इसको भेज दिया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम जब आप देखिएगा तो क्या रहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेनली जो है वो मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है। और एक क्वेश्चन से एक बार एग्जाम्स में आया था कि लाइसोसोम्स कहां बनता है, तो बहुत लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता देते हैं, नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यहां पे ही, ठीक है, इस तरह से लाइसोसोम बनता है, ठीक है। यानी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से वो उसमें पैक हो जाता है और फिर इसमें से बड ऑफ, यानी इससे टूट के गिरता है, और यही हमारा लाइसोसोम्स है। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये सेंट्रोजोम आपका है, ठीक है, सेंट्रोजोम जो कि कहां, किस चीज में? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के टाइम पे ये काम आता है। लाइसोसोम्स हो गया। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का पैलेडे ने खोज किया था, ठीक है, और राइबोसोम ये सब देखिए राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, एकदम आंख बंद करके याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप देखिएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपके एग्जाम्स में आता है। और एक ही चीज रहता है कि पावर हाउस क्या है, ठीक है, कौन सा जो कोशिकांग है वो पावर हाउस है, यानी बिजली घर है, ठीक है, शक्ति का घर है, ऊर्जा का घर है। तो ये कौन सब कुछ कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये याद रखना है हम लोगों को, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे देखिए इस तरह से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस, शक्ति घर, कोशिका का शक्ति घर कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। बिजली घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये याद रखना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खुरदरी ये हो गया। कोशिका द्रव्य, ये जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं सारा
फंक्शंस जो है सेल्स जो है वो कहां पे कर रहा है, कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म, ये क्या है, ये इसको हटा दीजिए और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके बीच में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है और अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो कहां पे होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है। सारे जो कोशिकांग है वो कहां पे सस्पेंडेड है, कहां पे है, वो इसमें ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है तो ये तो आपका हो गया एक एनिमल सेल्स के बारे में, आपने सब कुछ देखा, अच्छे से समझा। ठीक है, अब जब आप देखिएगा प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में जो है ना एक ही चीज एक्स्ट्रा होता है और वो और भी होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है वो होता है, तो हम लोग प्लांट सेल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स अब जब आप देखिएगा तो ये सब तो पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, सेम फंक्शन यहां पे भी करता है वो। ठीक है, अब यहां पे जो देखना है वो राइबोसोम भी हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, कोशिका भित्ति देख रहे हैं आप, ये कोशिका भित्ति, तो एकदम अंदर में जो लेयर होता है ना वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, जंतु सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ये कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं और ये सिर्फ किस में मिलेगा, प्लांट सेल्स में मिलेगा। किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है और ये क्या करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कोशिका को। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद आप देख लीजिए इसमें, इसके अलावा वैक्यूल्स है ये। ठीक है, ये वैक्यूल्स है, ये प्रेजेंट होता है बहुत बड़ा बड़ा इसमें। ठीक है उसके बाद देखिएगा जो प्लांट होता है उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है इसी में जो है ये हरित लवक जो है क्लोरोफिल जो है इसी में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरो हरित लवक, ये जो देख रहे हैं, तो इसका हरित लवक का काम क्या है, ये इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए जो है ना हरा दिखता है, और इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी जो पौधा अपना खाना जो बनाता है वो कौन सा ऑर्गेनेल, उसका कौन सा कोशिकांग बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल उसमें होता है पिगमेंट, ठीक है, लवक, और वही जो है ना उस काम को करता है। तो ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल्स में, याद रखना है। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल्स में, ये जो है आपका हरित लवक ये भी सिर्फ कहां पे मिलेगा, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, बाकी सब कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया पादप कोशिका में, ये दो एक्स्ट्रा चीज था। ठीक है, तो ये आपने देखा। लाइसोजोम्स पढ़ चुके हैं, देखिए ये अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, लाइसोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, देखिए प्लेस्टिड, ये दो क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, यानी रंगीन प्लेस्टिड और ल्यूकोप्लास्ट जो है ना श्वेत होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, और दूसरे दूसरे भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, लाइक येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये सब ल्यूकोप्लास्ट का मेनली काम क्या है, ये प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है, जो आपका श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है, स्टोरेज। क्या स्टोर करता है, स्टार्च, तेल, प्रोटीन, ये सब जो है ना ये
क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यह भी याद रखना है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन से कोशिकाओं में, सेल ऑर्गेनल्स में डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड, ठीक है, इन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है डीएनए और प्लास्टिड में भी। सिर्फ यही दो और ऑर्गेनेल है जहां पे आपको डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम्स भी मिलेगा ऑर्गेनेल के अंदर में। ये याद रखना, ये एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोशिका विभाजन, तो हम लोगों ने देख लिया है कोशिका विभाजन। बाद में सेल डिवीजन, यानी कोशिका जो है ना विभक्त होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, और दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, झिल्ली होती है, झिल्लियां जो है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है, यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो और ये जो है आपका कोशिका भित्ति जो है वो देखिए आप, अल्प परासरण दाबी घोल जो है, माध्यम है, उसमें बैक्टीरिया को या फंगस को या दूसरे सेल्स जो है उनको फटने से जो है बचाता है, बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक हमने देख लिया, उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ईआर अंतर कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करती है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तो ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके ऊपर में आपको पता है राइबोसोम अटैच होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी वहां पे होता है। गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है, या कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। तो ये हम लोगों ने देखा सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में देखा, और काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है। और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चंस कर पाएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेनली आपको याद रखना है जो सेल ऑर्गेनल्स हैं सभी का नाम, ठीक है, सभी का फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन पूछता है, और यदि हो पाए तो कौन उसका डिस्कवरी किया, इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।